नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो विज्ञान विषय है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसके यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम जो है आपको केमिस्ट्री के जो पार्ट है उनको हम करवा चुके हैं और पार्ट सेकंड में हमने यहाँ पर जो है बायोलॉजी के जो आपके पार्ट है उनको लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में जो है क्या अंतर है। तो देखिए बहुत सरल है, यानी कि देखिए सरल जो हम स्वयं पोषी की बात करें तो स्वयं पोषी क्या होते हैं, वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह विधि जो है वो स्वयं पोषी पोषण कहलाती है। जबकि विषम पोषी पोषण की हम बात करें तो वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं कर पाते और दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वे विषम पोषी कहलाते हैं। और यह पोषण विधि जो है विषम पोषी पोषण कहलाती है। इसके बाद जैसे जो सभी हरे पौधे हैं वो स्वयं पोषी पोषण जो है विधि अपनाते हैं, और जबकि जो सभी जो जंतु होते हैं वो विषम पोषी पोषण की विधि को जो है अपनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो स्वयं पोषी में जैसे सभी हरे जो पौधे हैं, नीले हरे शैवाल है। और अगर हम विषम पोषी की बात करेंगे तो जो सभी जंतु है, कवक है, अधिकांश जीवाणु है और परजीवी जो पादप है वो विषम पोषी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया का जो है विधि का जो है वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्र भी आपसे पूछा जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पर आपकी दूसरी गाइड में हो सकता है अलग तरह से ये क्वेश्चन लिखा हो, उसमें ये भी हो सकता है कि वृक्काणु की जो है सचित्र रचना या कार्यविधि इसकी बताइए। तो आपको जो है इसको याद कर लेना है। इसकी जो कार्यविधि मेजर क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन है। इसके बाद देखिए वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। या आपको इसमें भी पूछ सकता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है कि इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है अनोक्सी श्वसन भी इसको कहते हैं, और यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें अनिवार्य नहीं है, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके बाद देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और वायवीय में क्या होता है कि इसमें जो अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं, जबकि अवायवीय में जो है अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक अम्ल होते हैं। और जो है वायवीय में इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय में जो है ऊर्जा अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ईस्ट में जो है अवायवीय श्वसन होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो। इसके बाद देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमीबा में पोषण की विधि लिखिए या अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए अमीबा, हम सभी जानते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, यह क्या करता है, सूक्ष्म कीटों तथा डाइटम्स को खाता है। यह जल में तैरते हुए भोज्य कण जब अमीबा के संपर्क में आते हैं तो अमीबा में पादप उत्पन्न हो जाते हैं। ये पादप भोजन कण को जो है चारों ओर से घेर लेते हैं और एक रिक्ति का बना लेते हैं, जिसे खाद्यदानी कहते हैं। और खाद्यदानी में भोजन कणों का जो है पाचन कर लिया जाता है। तो इस तरह से देखिए जैसे ये अमीबा है और यहाँ पर ये इसका केंद्रक होता है। ये मान लो ये कोई भोज्य पदार्थ है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये पादप इस तरह से बनेंगे, तो ये इसको यहाँ पर जो खाद्यदानी बनेगी स्पेस बन जाता है और इस तरह से खाद्यदानी में इसका जो है पाचन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। या आप ये भी समझ सकते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद देखिए रंध्र क्या है, इनके खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि का जो है सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर कर लेना। ये इसका खुले रंध्र और बंद रंध्र क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव श्वसन तंत्र वायु मार्ग को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए
इसका जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो दो भागों में बटा जा सकता है, जैसे श्वसन मार्ग और फेफड़े। तो इसको आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसका चित्र भी आप बनाना, चित्र बनाओगे तभी आपको जो है पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय की संरचना तथा इसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि हार्ट, जो मनुष्य का हार्ट है उसका यहाँ पर आपको जो है सचित्र वर्णन करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये इसका हार्ट है, इसके अनुदैर्ध्य जो काट है उसका चित्र है ये। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हाफ ईयरली के साथ साथ जो है आपके ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए आपके एक तंत्रिका न्यूरॉन की जो है संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर केवल चित्र भी इसका पूछा जा सकता है या इसकी कार्यविधि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को जो है पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लेसेंटा होती है उसके माध्यम से ये बच्चे को भोजन मिलता है, तो इसको भी आप जो है जरूर करें। इसके बाद है अमीबा में द्विखंडन को चित्र की सहायता से समझाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अमीबा में जो है किस प्रकार से द्विखंडन होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुकुलन को चित्र द्वारा समझाइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करें। और इसके बाद जो है पुरुष के जननांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि पुरुष जो जननांग है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मानव में जो नर जनन तंत्र है उसको यहाँ पर आपको करना है। इसी के साथ जो है स्त्री के जनन तंत्र का भी आपको करना है। दोनों में से आपको एक तो आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये स्त्री का है, मादा का है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेंडल के आनुवांशिकता के प्रभाविकता का जो नियम है उसको समझाइए। तो इसको भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर पुरुष में जो 23वें जोड़ों के गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र एक्स तथा दूसरा जो गुणसूत्र होता है वो वाई होता है, जबकि स्त्रियों में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक्स अर्थात एक्स एक्स होते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण करता है, जबकि वाई जो गुणसूत्र है वो नर संतान के लक्षण धारण करता है। अन्य सभी ऑटोसोम दैहिक लक्षणों को धारण करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लो युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणुओं में से एक्स गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होते हैं और मादा में केवल एक ही युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है जिसमें एक्स गुणसूत्र जो है स्थित होता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। यानी कि अगर मान लो कि पुरुष का जो है एक्स गुणसूत्र जो यहाँ से रिलीज होगा और अंडाणु से निषेचन करेगा तो जो होने वाला जो बच्चा है वो क्या होगी, लड़की होगी। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है अंडाणु से निषेचन करता है तो जो पैदा होने वाला है वो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरह से मानव में जो है लिंग निर्धारण होता है। यानी कि आप देखिए ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह से चित्र बनाएं, आप इस तरह से ये डायग्राम बना सकते हैं। ये आपको जरूरी नहीं कि आप इस तरह से ये वीराणु को दिखाएं, केवल सिंपल डायग्राम से आप समझा सकते हैं कि जैसे ये एक्स एक्स है। ठीक है, एक्स एक्स कौन होती है, मादा होती है। क्लियर। इसके बाद है एक्स वाई, तो ये हो गया पुरुष या नर जो भी हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो इन दोनों एक्स और एक्स मिलेंगे तो क्या लड़की होगी, अगर मान लो एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, इस तरह से जो है मनुष्य में जो है यहाँ पर लिंग निर्धारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। आहार नाल मतलब पाचन तंत्र, तो ये आपको जरूर करना है, भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमने जो है बायोलॉजी वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। तो इस पार्ट में हमने ये बायोलॉजी के जितने भी पार्ट थे उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया है। बाकी अगर इनके अलावा और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है आपके अनुसार तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी हमें जो इम्पोर्टेंट लगते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो हमने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं और इनको आप ज़रूर करके जाएं।
तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।